हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RD एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th के NCERT मैथ के 10वें अध्याय जो कि है सदिश बीजगणित के प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है, लेकिन 10.1 के लिए बेसिक कुछ नहीं है। हम लोग सदिश अदिश के बारे में जानकारी प्राप्त करके इसके एक्सरसाइज के प्रश्नों को करना शुरू कर देंगे भले इस वीडियो में। और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो जैसे कि जानते हैं कि हम लोगों को 10वें अध्याय में सदिश और अदिश के बारे में पढ़ना है। सदिश मेनली सदिश के बारे में पढ़ना है, लेकिन जब सदिश के बारे में पढ़ना है तो बिना अदिश के सदिश की पहचान नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे, अदिश और साथ साथ सदिश तो पढ़ना ही है। ध्यान दीजिए, ये जो दोनों अलग अलग शब्द आए हैं अदिश और सदिश, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग पहचान है। देखिए, अदिश, अदिश दिश का मतलब होता है दिशा, मतलब ऐसी राशि जिसमें दिशा नहीं हो। एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है नहीं, तो ऐसी राशि जिसमें दिशा नहीं हो उसे अदिश कहते हैं। देखिए, दुनिया में जितनी सारी राशियां हैं ना, सब में परिमाण जरूर है। परिमाण का मतलब या तो उसमें लंबाई होगी, ऊंचाई होगी, गहराई होगी, किसी डिग्री का कोण होगा, ये सभी बहुत सारा होगा। मतलब कि दुनिया में जिस वस्तु का अस्तित्व है उसमें सभी परिमाण जरूर है, बस उसमें अगर दिशा लग जाए ना, परिमाण के साथ साथ दिशा भी लग जाए तो उसे हम लोग सदिश के कैटेगरी में रखेंगे। और सिर्फ परिमाण है तो क्या होगा, अदिश होगा, ठीक है। तो हम लोग अदिश की परिभाषा क्या समझे कि ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, ओनली परिमाण हो, दिशा नहीं हो। क्योंकि बोला अदिश, दिशा नहीं है, केवल परिमाण है। क्योंकि हर एक राशि में परिमाण तो कंफर्म है कि होगा, और परिमाण में दूरी, लंबाई, बताए गहराई, ऊंचाई, कोण कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, सदिश की बात की जाए, अब लोग जानते हैं कि एक अदिश है, एक सदिश है। जब अदिश में दिशा नहीं है तो कंफर्म है कि सदिश की दिशा। सदिश, स माने साथ, दिश माने दिशा, दिशा के साथ। भाई दुनिया में अगर मान लीजिए कोई भी राशि है तो उसमें परिमाण तो होने है, उसमें केवल आप दिशा लगा दिए ना तो वह सदिश बन गया है। तो सदिश की परिभाषा क्या है कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, राशि है तो परिमाण है, ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। परिमाण और दिशा दोनों हो है सदिश, और सिर्फ परिमाण हो वो क्या है, अदिश। अब ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, ऐसे उदाहरण बोल सकते हैं, अदिश में क्या हो गया, दूरी, लंबाई, ये सभी अदिश है। कितनी जगह क्षेत्रफल। लेकिन सदिश की बात की जाए, वेग हुआ, विस्थापन हुआ। आपको बात बताना चाहता हूँ कि सदिश राशि रेखाखंड द्वारा ना किसी राशि का, रेखाखंड द्वारा किसी राशि का परिमाण व्यक्त होता है। और इसी में अगर हम लोग एरो मार्क्स लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, तीर का चिन्ह लगा देते हैं, तो इसे क्या हो गया, सदिश बताया जाता है। मतलब इसकी दिशा बताई जाती है। अगर इसी में हम लोग एरो लगा देते हैं, इसकी दिशा बताते हैं। तो रेखाखंड से किसी सदिश का परिमाण और एरो से, तीर चिन्ह से उसकी दिशा ज्ञात होती है। तो किसी भी अक्षर के ऊपर हम लोग तीर चिन्ह लगाकर उसे सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे, सदिश ए, नहीं तो इंग्लिश में सदिश को वेक्टर बोलते हैं, इसे बोलेंगे वेक्टर ए। कोई दिक्कत नहीं, बस यही सारी बातें हैं। इसी को आधार मानकर हम लोग अपने एक्सरसाइज के प्रश्नों का हल करना शुरू करते हैं। देखिए 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए, बोल रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। उत्तर से, देखिए इसमें एक शब्द है उत्तर से, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में सभी दिशा है। और 40 किलोमीटर किसी वस्तु का परिमाण है, तो ये जो हम लोग को ग्राफ बनाना है वो सदिश रूप में होगा, क्योंकि दिशा के साथ साथ परिमाण भी है। देखिए, हम लोग को, आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे, मानचित्र का भी अध्ययन किए होंगे, आपको पता होगा कि ऊपर की ओर उत्तर दिशा होता है, ठीक है, और नीचे की ओर दक्षिण होता है। क्योंकि उत्तर दक्षिण एक साथ चलते हैं, और इधर उल्टा होता है। अब देखिए, इधर तो पूर्व होता है वास्तविकता में, लेकिन इधर क्या होगा, ग्राफ पर या फिर मानचित्र पर इधर पश्चिम होता है और इस साइड होता है पूर्व दिशा, ठीक है। हमने सिर्फ अभी आलेख खींचा है दिशाओं का, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ध्यान समझिएगा, बोल रहा है कि उत्तर से। अब देखिए उत्तर क्या है भाई, देखिए उत्तर की बात की है तो उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर दिशा है। ऊपर जाना है तो मतलब कि ये दिखाई देना है, तो उत्तर से जो भी काम होगा उत्तर से होगा। उत्तर से 30 डिग्री पूरब में। अब उत्तर से हमको पूरब में 30 डिग्री का कोण बनाना है।
ये उत्तर से मान लीजिए अगर 30 डिग्री का कोण बनाना है तो आप लोग पढ़े हैं ना, ये 90 डिग्री का है, ये 45 का है, क्योंकि 45 90 और फिर इसमें तो हम 15 डिग्री का काट दीजिए 30 डिग्री का हो गया। तो हम लोग को उत्तर से पूरब की दिशा में 30 डिग्री का कोण बना लेना है, ठीक है। अब देखिए कोण बनाने के लिए तो रेखा जरूरी है, तो हम लोग रेखा कीजिए। देखिए उत्तर से इस पूर्व दिशा में कितना डिग्री का कोण बना दिया हमने, 30 डिग्री का कोण बना दिए। पूर्व में 30, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर का विस्थापन देखना है। अब देखिए 40 किलोमीटर तो दर्शाना संभव नहीं है, खींचना संभव नहीं, इसलिए इसको दर्शा देंगे 40 किलोमीटर से। विस्थापन डायरेक्ट हो गया, बिल्कुल आसान है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था हम लोग को कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर विस्थापन का आरेख खींचना है। अब 40 किलोमीटर आराम से जा सकता है आगे, 30 डिग्री कोण है ही। ऐसे देखिएगा आपके उदाहरण में प्रश्न नंबर 2 है, सॉरी पहला उदाहरण है, देख लीजिएगा सेम ऐसे ही है। उसमें क्या है, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में, दक्षिणी है पश्चिम में, और दक्षिण से पश्चिम में बनाना है, देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न था कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण। क्लियर हो गया? कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट रिप्लाई हम जरूर देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों बात करते हैं अपने सेकंड प्रश्न की, बहुत आसान है। बोला है कि निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। आपके सामने जो कुछ भी माप दिए गए हैं उसको हम लोग को सदिश और अदिश के रूप में लिख देना है। देखिए सब 2 नंबर प्रश्न है और उसमें सबसे पहला जो क्वांटिटी है, माप है, वह 10 kg। देखिए इसमें एक मात्रक लगा है kg। देखिए दोस्तों kg का मतलब किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम में तो सिर्फ परिमाण है, इसमें दिशा कहाँ है। ऐसा थोड़ी है कि 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में किसी वस्तु का वजन, ऐसा नहीं है कि उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर होगा और पूरब में 5 किलोमीटर, ऐसा कुछ है नहीं। तो केवल यह द्रव्यमान है, इसमें केवल परिमाण छिपा है, दिशा नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि जिसमें सिर्फ परिमाण हो वह अदिश की श्रेणी में रखा जाता है, इसको सदिश में नहीं रखा जाएगा क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा अदिश राशि। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर बोल रहा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम। देखिए दोस्तों हम लोग को सिर्फ सदिश और अदिश के रूप में श्रेणीबद्ध करना है। 2 मीटर, हम बात बताते हैं आपको कि 2 मीटर एक परिमाण है, कुछ दूरी है तो परिमाण है इसमें। और देखिए 2 मीटर एक दूरी है, परिमाण है, के साथ साथ दिशा भी दिया गया है उत्तर पश्चिम। मतलब कि 2 मीटर उत्तर पश्चिम बताना चाह रहा है ऐसा कि किसी वस्तु को उत्तर पश्चिम की दिशा में 2 मीटर तक फेंक दिया गया है, ठीक है। तो इस स्थिति में देखिए क्या हो जाएगा, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दिया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, सदिश बोलेंगे। कोई समस्या नहीं, सदिश दिशा, परिमाण तो है ही, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर बोल रहा है दोस्तों 40 डिग्री। अब बताइए 40 डिग्री का कोण है, तो 40 डिग्री बस डिग्री केवल परिमाण है, इसमें ओनली परिमाण है इसमें, ठीक है। तो जब परिमाण है तो कंफर्म है कि अदिश होगा, क्योंकि और इसमें दिशा दिया रहता तब क्या होता, यह सदिश होता। लेकिन इसमें दिशा तो दिया नहीं है, केवल परिमाण दिया है, इस स्थिति में क्या होगा, यह अदिश होगा। अगला देखते हैं दोस्तों 40 वाट। अब देखिए दोस्तों 40 वाट है। अब देखिए ध्यान से 40 वाट एक परिमाण है, इसमें दिशा तो है नहीं, इस स्थिति में क्या होगा, यह भी अदिश हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 5 नंबर 10 के पावर -19 कूलॉम। दोस्तों कूलॉम आवेश का मात्रक है। तो देखिए इसमें दिशा नहीं है, सिर्फ आवेश है। तो आवेश क्या है, परिमाण है। तो जब परिमाण होगा तो कंफर्म हो गया भी क्या हो जाएगा, अदिश की श्रेणी में ही रखा जाएगा इसे भी। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए 6 नंबर है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए ध्यान से कि इसमें जो मात्रक लगा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वो क्या है, त्वरण का मात्रक है। आपको पता है कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। आप जानते हैं कि वेग एक सदिश राशि है, तो वेग के डिफिनेशन से त्वरण का डिफिनेशन प्राप्त होता है। इस स्थिति में त्वरण भी सदिश होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि यह त्वरण है और त्वरण एक सदिश राशि होता है। तो दोस्तों 2 नंबर क्लियर हो गया। सेम इसी प्रकार आप खुद से 3 नंबर भी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 3 नंबर में भी सिर्फ वही कह रहा है कि को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। वही है समय कालांश, समय ही है, फिर दूरी है, बल है, वेग है, कार्य है। इन सबको देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है।
अब दोस्तों आगे देखते हैं अपने 4 नंबर प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न है 4 नंबर, बोल रहा है कि आकृति में निम्न सदिशों को पहचानिए। आपके सामने आकृति दी गई है दोस्तों, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो टॉपिक है ना, जो भी ये सदिश का प्रकार है उसको मैं अभी क्लियर कर दूंगा, उसके बाद इसको आगे देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें सदिश दिया गया है वेक्टर ए, बी, सी और डी। इसमें से कौन कौन सह आदिम सदिश है, कौन समान सदिश है और कौन संरेख परंतु असमान सदिश है, इसको हमको इसमें से निकाल के लिख देना है। देखिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सह आदिम सदिश। तो मैं आपको बता दूं, सह का मतलब क्या होता है, साथ में, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एकदम एक ही हो। देखिए मान लीजिए हमने 3 सदिश का यहाँ पे जिक्र किया, ए, बी और सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अब तीनों की जो शुरुआत हुआ है, तीनों की जो शुरुआत हुई है वो तो एक ही बिंदु मान लीजिए पी मान लेते हैं, पी से हुआ है। तो इस स्थिति में जो ए, बी, सी होंगे वो सह आदिम सदिश कहे जाएंगे। मतलब कि ऐसे सदिश, 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही बिंदु हो, उसे हम लोग सह आदिम सदिश कहते हैं। एक बात क्लियर हो गया। तो देखिए अब हम लोग को सह आदिम सदिश को खोजना है इस फिगर में। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या खोजना है हमको एक और दिया कि सह आदिम सदिश खोजिए। तो इसके लिए ठीक पता होगा कि ऐसा सदिश खोजेंगे जिसका शुरुआत जो है एक ही बिंदु से हुआ है। तो देखिए दोस्तों, वेक्टर ए का शुरुआत इस बिंदु से हुआ है और सेम वेक्टर डी का शुरुआत कहाँ से हुआ, इसी बिंदु से हुआ है। तो देखिए वेक्टर ए और डी को देखने से लग रहा है कि दोनों का प्रारंभिक बिंदु, शुरुआत वाला बिंदु यही है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये जो ए है और डी है वो सह आदिम सदिश कहे जाएंगे। इसीलिए इसे हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर ए तथा वेक्टर डी, ये क्या है, सह आदिम सदिश। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अगला है समान सदिश। दोस्तों देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, मैंने भी बताया कि रेखाखंड से सदिश का परिमाण और तीर चिन्ह से इसकी दिशा का ज्ञान होता है। तो बोला समान सदिश। मैं आपको बता दूं कि समान सदिश उसे कहते हैं जो परिमाण में भी बराबर हो। मतलब अगर रेखाखंड की लंबाई भी बराबर हो, तो कभी बताया कि रेखाखंड का मतलब परिमाण होता है, कुछ ना कुछ दूरी होगी इसकी। तो जो परिमाण बराबर हो और संग संग दिशा में भी बराबर हो। क्योंकि देखिए हो सकता है क्या कि अभी तो दोनों का परिमाण सेम है लेकिन इसकी दिशा चेंज हो गई। तो इस स्थिति में इसे समान नहीं बोलेंगे, इस स्थिति में इसे ऋणात्मक या विपरीत सदिश बोलेंगे, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कभी कर लेंगे। तो दोस्तों हमको क्या खोजना है, समान। और समान के लिए क्या है कि परिमाण, मतलब रेखाखंड की लंबाई भी समान और दिशा भी समान होनी चाहिए, ऐसा इस फिगर में खोजना है। देखिए तो अगर बात करें सामने सामने ए और सी की, देखिए ए और सी की लंबाई तो बिल्कुल समान है, परिमाण बिल्कुल समान है, लेकिन ए की दिशा इस साइड है और सी की दिशा इस साइड है। तो ये ऋणात्मक कह देंगे, समान नहीं कह देंगे। चलिए अब हम लोग बी और डी की चर्चा करते हैं। तो जितना परिमाण, मतलब जितना रेखाखंड लंबा बी का है सेम उतना भी डी का है, और साथ साथ बी की दिशा नीचे की ओर है ना, तो डी की भी नीचे की ओर है। तो आप खुद देखिए, तो जो बी है और डी है दोनों क्या है, समान सदिश के उदाहरण है। क्यों है भाई, क्योंकि दोनों के रेखाखंड की लंबाई अर्थात दोनों का परिमाण समान है और साथ साथ इसकी दिशा भी समान है। इस स्थिति में ये समान सदिश कहे जाएंगे। तो हमसे पूछिएगा कि समान सदिश, तो क्या लिखेंगे इस फिगर से, समान सदिश में लिख सकते क्या, वेक्टर बी तथा वेक्टर डी। कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत है तो यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स बना रखा है, आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट है संरेख परंतु असमान। अब देखिए असमान के बारे में तो पता हो गया, हम लोग पहले संरेख के बारे में समझते हैं। देखिए हम बताना चाहते हैं आपको कि मैंने यहाँ पे लिख लिया, संरेख का परिभाषा क्या होता है। दो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया 3 सदिश ए, बी और वेक्टर सी, सब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है। 2 अथवा 2 से अधिक, अभी ए को भूलिए, बी और सी को लेकर चलिए। 2 अथवा 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 अथवा 2 से अधिक ऐसे सदिश जो किसी एक ही रेखा के समानांतर हो। मतलब जो बी और सी है ना, वह एक के ही समानांतर। देखिए ए के समानांतर बी भी है और ए के समानांतर सी भी है। तो संरेख का डेफिनेशन क्या होता है कि 2 अथवा 2 से अधिक ऐसे सदिश जो किसी एक ही सदिश के समानांतर हो, उस स्थिति में उन सदिशों को संरेख सदिश कहा जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बात की जाए इसकी और बात की जाए इसकी। देखिए अब भाई
मान लिया मैंने इसको ए मान लिया वेक्टर और इसको बी मान लिया, तो देखिए इसका कन्फर्म है कि दिशा सेम है, परिमाण छोटा है बड़ा है किसी का। देखिए तो हम बोले कि संरेख क्या होता है ना, कि जो एक दूसरे के समानांतर हो, ठीक है, यह इसके समानांतर हो, इसके क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं कि यह छोटा है कि बड़ा है, या दिशा से भी मतलब नहीं है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, तो ये भी संरेख की श्रेणी में रखा जाएगा, ये भी संरेख है क्योंकि समानांतर से मतलब है, बस दिशा या परिमाण से कुछ भी मतलब नहीं है हमको संरेख सिद्ध करने के लिए या फिर संरेख की परिभाषा करने के लिए कि ऐसे सदिश जो समानांतर हो, बस किसी एक ही सदिश के समानांतर हो, ठीक है, एक ही सदिश के समानांतर सभी हो तो वे सभी संरेख कर देंगे। उसकी दिशा या फिर उसके परिमाण से कोई मतलब नहीं कि वो कितना छोटा है या बड़ा है। क्लियर हो गया? तो इस स्थिति में देखते हैं कि संरेख पहले कौन है। सबसे पहले देखते हैं संरेख कौन है, बाद में समान देखेंगे। अब संरेख का मतलब कौन कौन समानांतर है? संरेख का मतलब ना कि एक ही रेखा समानांतर हो। तो देखिए समानांतर तो पहले ए और सी है और संगे संगे बी और डी है। बात करते हैं ए और सी की, तो ए और सी तो समानांतर है तो संरेख है, तो ये तो फुलफिल हो गया। एक बार कि परंतु असमान हो, तो असमान कैसे होगा भाई? दिशा विपरीत होगा उसकी। देखिए तो ए का दिशा इधर है और सी का दिशा इधर है। देखिए ए का दिशा उधर है और सी की दिशा इधर है। इस स्थिति में क्या हो जाएंगे? असमान हो जाएंगे या ऋणात्मक हो जाएंगे या विपरीत हो जाएंगे। तो हमें अभी मिल गया क्या क्या? वेक्टर ए तथा वेक्टर सी ऐसे सदिश हैं जो संरेख तो है, मतलब समानांतर तो है, लेकिन दोनों का दिशा विपरीत है। इसी स्थिति में असमान भी है। चलिए डी को भी देख लेते हैं। तो भाई डी देखिए संरेख तो कन्फर्म है क्योंकि डी और बी दोनों समानांतर हैं, लेकिन दोनों का दिशा समान है, तो ये संरेख के साथ साथ समान भी है। संरेख के साथ साथ समान भी है, लेकिन हमको असमान खोज रहा है, इसीलिए क्या होगा? सिर्फ ए और सी होगा। हमें उम्मीद है कि एक टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर दिक्कत है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आज के अपने अगले प्रश्न 5 नंबर को, जो कि सत्य है असत्य है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। एक नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो वेक्टर ए है तथा माइनस वेक्टर ए संरेख है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, संरेख का मतलब क्या होता है? जो एक ही रेखा के समानांतर हो, उसके परिमाण से या दिशा से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि मैंने एक सदिश बना दिया यहाँ पे वेक्टर ए, तो इसका ऋणात्मक बोल रहा है माइनस, तो कन्फर्म है कि इसका ऋणात्मक, देखिए सीधा होता है, इसका ऋणात्मक कैसे होगा? दिशा विपरीत तो ऋणात्मक हो गया। तो भाई देखिए मैंने यहाँ पर ए और माइनस ए बना दिया, क्योंकि ये ए है तो ये इसका विपरीत है। तो देखिए तो संरेख बोला, तो संरेख का परिभाषा क्या होगा? जो समानांतर हो। तो भाई ए और जो माइनस ए है दोनों विपरीत हैं, लेकिन संरेख हैं, समानांतर हैं। इस स्थिति में जो बात है, जो कथन है क्या है? सत्य है कि जो भाई ए और माइनस ए होता है, मतलब एक ही सदिश का जो ऋणात्मक सदिश होता है वह संरेख होता है। इस सवाल के कहने का मतलब यही है, क्योंकि ए एक सदिश है और माइनस ए उसका ऋणात्मक सदिश है। तो सवाल यही कह रहा है कि जो कोई सदिश है उसका ऋणात्मक सदिश भी दोनों क्या होते हैं? संरेख होते हैं, समानांतर होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि दो संरेख सदिशों का परिणाम सदैव समान होता है। देखिए अभी बताया है कि संरेख सदिश में परिमाण और दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। बोला कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। भाई अगर सदैव की बात किया तो नहीं होता है। देखिए हम बताते हैं कैसे। दोनों संरेख तो हिले है, कैसे कि समानांतर है, लेकिन देखिए तो परिणाम समान है, मतलब दोनों का लंबाई समान है। देखिए तो नहीं है, तो 2 नंबर जो बात कर रहा है क्या करे? गलत कह रहा है। कैसे कि संरेख सदिश जरूरी नहीं कि हमेशा सामान्य हो, समान हो सकता है, बिल्कुल सकता है, यहाँ तक लाएंगे, लेकिन वो बोला कि सदैव होता है, तो नहीं भाई सदैव नहीं होता है। ठीक है, 3 नंबर देखिए दोस्तों। 3 नंबर बोल रहा है कि समान परिणाम वाले दो सदिश संरेख होते हैं। अब हम आपको बताते हैं, परिणाम समान होना चाहिए। समान परिणाम के जो दो सदिश हैं वो हमेशा संरेख होते हैं। देखिए तो देखिए मैंने 2 सदिश बना दिया, ए बी नाम दे दीजिए, एक तो ए सदिश और एक तो ए सदिश। दोनों का परिमाण समान है, मतलब दोनों की जो लंबाई है वो समान है। तो क्या इतनी से संरेख है? देखिए तो संरेख नहीं हो सकते हैं। इस स्थिति में यह भी गलत है। बोल रहा है कि समान परिणाम के, तो मैंने समान परिमाण के 2 सदिश बना दिया। देखिए परिमाण का मतलब दोनों का लंबाई, तो दोनों का लंबाई तो सेम है। समान परिमाण के 2 सदिश संरेख होते हैं। भाई होते जरूर है, लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। जैसे देखिए ना, इसका परिमाण समान है, संरेख खरीदे हैं, लेकिन हमको तो सब लेकर चल रहा है, सबको देखना है। तो देखिए हमने समान परिणाम के 2 सदिश बना दिए, लेकिन संरेख नहीं है। तुम देखिए संरेख कब होते?
जब समानांतर होते तो समानांतर थोड़ी है, परिमाण समान है लेकिन समानांतर नहीं, इसी चीज में क्या संरेख नहीं होगा। लेकिन सवाल तो बोला कि है, तो गलत काट देंगे इसको। चलिए लास्ट देखते हैं 4 नंबर। कह रहा है कि समान परिणाम वाले दो संरेख से अधिक समान होते हैं। समान परिणाम वाले, मैंने दोनों का परिमाण समान कर दिया क्योंकि दोनों का लंबाई समान है। बोला कि समान परिणाम वाले दो संरेख, और संरेख है क्या है क्योंकि समानांतर हैं, वाले समान होते हैं नहीं होते हैं। भाई देखिए तो हम दिशा केवल चेंज करें तो नहीं हुआ, ये समान थोड़ी है। समान कब होता है जब ऐसे कर देते हैं, दोनों का दिशा सेम कर देते हैं। तो देखिए इस स्थिति में हम क्या बोला सवाल कि समान परिणाम वाले, तो दोनों का परिमाण समान है। संरेख सदिश, संरेख हईले हैं, हमेशा समान होते हैं। तो भाई देखिए परिणाम समान है, संरेख है, लेकिन ये समान नहीं है क्योंकि समान का परिभाषा बताया कि उसका परिणाम के साथ साथ दिशा भी बराबर हो, उस स्थिति में समान होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 10.1 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन देख दिया। आप लोग खुद से इसके उदाहरण को क्लियर कर लीजिएगा। उदाहरण भी 3 है, जिस प्रकार प्रश्न उस प्रकार उदाहरण भी है। हमें उम्मीद है कि आज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। कोई भी दिक्कत या समस्या हो कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट करके हम जरूर देंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक आपका दोस्त राम कुमार आप लोगों से विदा लेते हैं। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।